हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास के अंदर अपन अपरदन चक्र से संबंधित बात करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर एक टॉपिक है आपके अपरदन चक्र, या जिसको साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से जाना जाता है। आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन अपरदन चक्र से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आज का अपना टॉपिक डाल देते हैं अपन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है अपरदन चक्र, या जिसको अगर अपन बात करें साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अपरदन चक्र सबसे पहले जेम्स हटन ने अपरदन चक्र के अंतर्गत चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने एक रूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, धरातल के ऊपर जो अंतर्जात बल है, ठीक है, जिसके द्वारा उत्थान द्वारा जो पर्वत है, पठार है आदि का निर्माण जो होता है, या इसके अलावा जो झीलों हैं, सागरों हैं आदि का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, बहिर्जात बल है जिनके अंदर बहता जल है, भूमिगत तट है, सागरीय तरंगे, हिमानी आदि प्रमुख है जिनका निर्माण बहिर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न धरातलीय विषमताओं, उत्थान तथा अवतरण को बहिर्जात बलों द्वारा इन विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, देखिए जो अपरदन चक्र है, अपरदन चक्र की अगर अपन सार रूप के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं, या अपरदन चक्र को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिनसे होकर एक ऊंचा उठा हुआ भाग अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा एक समतल प्राय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, इसको अपन अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं अपरदन चक्र। विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिनसे होकर एक ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है, किसके द्वारा, अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा एक समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपरदन चक्र के विषय में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक जो अलग अलग प्रकार के जो मतलब कंसेप्ट होती है, उसके ऊपर अलग अलग भूगोलवेत्ता अपनी अलग अलग प्रकार की राय कायम करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना जो मत है वो देते हैं या उनका प्रतिपादन करते हैं। अपरदन चक्र के विषय के अंदर भी देखिए दो विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जिनमें अपन पहले विद्वान को लेकर चलते हैं। जो पहला विद्वान था जिसने अपरदन चक्र के विषय में अपना मत दिया था, वो था डेविस। ठीक है, डेविस जो था वो उसने अपना जो एक सिद्धांत था वो 1889 के अंदर दिया था। ठीक है, डेविस का जो पूरा नाम था वो क्या था, देखिए डेविस का नाम था विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। 1889 में इसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो डेविस का जो सिद्धांत है अपरदन चक्र से संबंधित, उस सिद्धांत को डेविस का भौगोलिक चक्र के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। भौगोलिक चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डेविस ने अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र का नाम दिया था। ठीक है, तो डेविस ने 1889 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। डेविस के अनुसार क्या है कि जो भौगोलिक चक्र है वो एक समय की अवधि है। डेविस भौगोलिक चक्र को समय की एक अवधि मानता था। ठीक है, समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसको उत्थित भूखंड के नाम से जाना जाता है, अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान के अंदर बदल जाता है। ठीक है, डेविस ने इसी के साथ में आगे बात की थी डेविस ने कि स्थल रूपों का जो निर्माण और जो विकास है उनके ऊपर संरचना, प्रक्रम और समय
इन 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। किन किन का? संरचना, पहला जो कारक इसने बताया वो था संरचना, दूसरा कारक इसने बताया प्रक्रम, और तीसरा कारक इसने बताया समय, या जिसको अपन अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इन 3 कारकों के बारे में उसने बताया कि जो स्थल रूपों का निर्माण और विकास होता है उसके ऊपर इन 3 कारकों का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने एक स्टेटमेंट प्रतिपादित किया था कि स्थल रूप जो होता है वह संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था या समय का प्रतिफल होता है। ये किसने बताया? डेविस ने बताया कि जो स्थल रूप है वह संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ठीक है, स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल माना जाता है। ये किसने कहा था? डेविस का ये स्टेटमेंट था अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र के विषय के अंदर। ठीक है, इसलिए डेविस का जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत में ये जो 3 कारक है संरचना, प्रक्रम और समय, इन तीनों कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन तीनों कारकों को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। इन 3 कारकों को डेविस के त्रिकूट। देखिए कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि डेविस के त्रिकूट किसे कहा जाता है, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको डेविस के त्रिकूट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो वो कौन कौन से कारक है? पहला कारक है संरचना, दूसरा कारक है प्रक्रम और तीसरा कारक है समय, जिसको अपन अवस्था का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए डेविस ने अपना जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये बताया था कि देखिए एक तो होता है उत्थान और एक होता है अपरदन। डेविस के सिद्धांत को समझने के लिए पहले अपन इन दोनों की बात करते हैं, उत्थान और अपरदन। देखिए उत्थान और अपरदन दोनों, अगर मैं यूँ बात करूं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या दोनों एक दूसरे के विलोम माने जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई ये दोनों एक दूसरे के विलोम माने जाते हैं। उत्थान का मतलब क्या होता है? देखिए उत्थान का मतलब होता है किसी भी स्थल खंड के अंदर या जो स्थलीय भूखंड होता है उसके अंदर जब उत्थान होता है या उसकी ऊंचाई बढ़ती है, उसका विकास होता है, उसको अपन उत्थान की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। और अपरदन क्या होता है कि जब किसी स्थलीय भूखंड का विकास हो चुका है, ऊंचाई उसने ले चुकी है, वो ऊंचा भूखंड विकसित हो चुका है, तब उसके अंदर अलग अलग कारणों से क्या होगा कि भाई अपरदन के प्रक्रम के द्वारा या अपरदन के प्रोसेस के द्वारा उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। कमी आने के कारण वह धीरे धीरे उसमें क्या है, वास होकर या कमी होकर एक समय ऐसा आएगा कि जब वह एक समतल मैदान के अंदर रूपांतरित हो जाएगा या समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेविस का जो अपरदन चक्र है वो क्या है कि स्थल खंड के अंदर उत्थान के साथ में प्रारंभ होता है डेविस का अपरदन चक्र। ठीक है, उत्थान की जो अवधि होती है वो डेविस ने छोटी मानी है कि उत्थान जो होता है वो छोटी अवधि वाला होता है या ज़्यादा समय तक उत्थान नहीं चलता, कम समय के लिए ही उत्थान की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो डेविस ने बताई, और यही चीज़ डेविस को दूसरा जो विद्वान है जिसका नाम है पेंक, जिसकी अपन बात करेंगे, उसने भी अपरदन चक्र के विषय के अंदर अपनी राय रखी थी। दूसरा विद्वान जो पेंक है जिसका नाम है वोल्टर पेंक। ये जो अभी वाला जो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को बताया है कि जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपरदन का प्रारंभ नहीं होता, यह स्टेटमेंट ही डेविस के भौगोलिक चक्र को पेंक के अपरदन चक्र की संकल्पना से पृथक करता है या अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, डेविस ने क्या माना कि जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता, और जब उत्थान की समाप्ति हो जाती है या उत्थान जब पूरा हो जाता है तब अपरदन की प्रोसेस शुरू होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक उत्थान चलता रहा अपरदन प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन जब उत्थान समाप्त हो गया या उत्थान रुक गया उसके बाद में अपरदन की प्रोसेस की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये जो अपरदन है वो क्या होगा, चक्र के अंत तक या लास्ट तक चलता रहता है। इस आधार पर डेविस के जो उत्थान और जो अपरदन है वो साथ साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, आगे की इसके अंदर अपन अगर अब मैं इसको वक्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो देखिए अपन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखिए
अब डेविस ने क्या माना, उत्थान और अपर्दन। देखिए इस प्रकार से मैं इसको दिखाऊं अगर कि ये है उत्थान, ठीक है, उत्थान की जो अवधि है वो डेविस ने क्या मानी, छोटी अवधि वाला माना उत्थान को, ठीक है। अब उत्थान के बाद में क्या होगा, अपर्दन की प्रोसेस की शुरुआत होगी। ये हो गई अपर्दन की प्रोसेस की शुरुआत। अपर्दन की जो एक क्रिया है वो क्या होगी, लंबी अवधि वाली है, किसकी तुलना में, उत्थान की जो अवधि है या समय है उसकी तुलना में अपर्दन का जो समय होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और लास्ट के अंदर क्या हो जाता है, चक्र का अंत हो जाता है, ठीक है। डेविस ने देखिए जब चक्र के अंत के अंदर एक ऊंचा उठा हुआ जो भाग है वो चक्र के अंत में एक समतल मैदान में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस समतल मैदान को डेविस ने क्या नाम दिया है, पेनी प्लेन का नाम डेविस ने दिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में देने योग्य बात है, ठीक है। अब अपन भौगोलिक जो चक्र है डेविस का, उसका ग्राफ के द्वारा जो प्रदर्शन है वो देखते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा डेविस ने अपने चक्र का प्रतिपादन किया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अपन इसको मान सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये रेखा है, ये एक वक्र मैंने बनाया है, मैंने यहाँ नाम दे दिया कै, ये है ख, ठीक है, और ये है गै, ठीक है। अब स्थलखंड डेविस का जो अपर्दन चक्र है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्थलखंड में उत्थान के साथ में उसकी शुरुआत होती है। देखिए यहाँ क्या है, दो प्रकार के वक्र अपन बनाएंगे, उन दोनों प्रकार के जो वक्र है उनका अर्थ क्या होगा कि एक वक्र तो होगा ऊपर वाला वक्र और उसके नीचे वाला वक्र है जिसको अपन निचले वक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊपरी वक्र जो है वो स्थलखंड के जो ऊंचे उठे हुए जो भाग है, ठीक है, या उच्चावच वाले जो भाग है उनको प्रदर्शित करता है, जबकि जो निचला वक्र है वो जो घाटी तल है उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो ये कै ख रेखा जो है ये क्या कर रही है, ऊंचाई को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है। और ये जो रेखा है कै ख, ये जो रेखा है वो किसकी परिचायिका है, समय की परिचायिका मानी जाती है। इस प्रकार से अपने ग्राफ का निर्माण यहाँ करते हैं। अब देखिए इसकी शुरुआत क्या होगी, स्थलखंड में उस उत्थान के साथ में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ स्थलखंड के अंदर उत्थान हुआ, इस प्रकार से स्थलखंड के अंदर अपन ने पहले बात की कि डेविस ने इसके अंदर क्या माने, दो वक्र इसने माने, ऊपर वाला वक्र अपर कर्व के नाम से जाना जाता है या जिसको अपन यूसी के द्वारा जानते हैं, नीचे वाला जो वक्र है जिसको एलसी के नाम से जाना जाता है या लोअर कर्व के नाम से जिसको अपन जानते हैं। ऊपर वाला जो वक्र है वो पर्वतों के शिखर को, चोटियों को आदि को दर्शाता है और नीचे वाला जो अपना वक्र है वो जो घाटियाँ हैं या उनके जो मतलब तली है उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसके अंदर उत्थान हो गया। अब यहाँ मान लो उत्थान की समाप्ति हो गई, इस कंडीशन तक या यहाँ तक स्थलखंड के अंदर अपर्दन अभी शुरुआत अपर्दन की नहीं हुई है। अब उत्थान के बाद में जब अपर्दन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डेविस ने अपर्दन की 3 प्रकार की अवस्थाएं मानी, ठीक है। अब डेविस ने 3 प्रकार की अवस्था किस किस प्रकार से मानी है, देखिए डेविस ने 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। पहली जो अवस्था है वो डेविस ने मानी तरुणावस्था, ठीक है, और दूसरी जो अवस्था है वो डेविस ने मानी प्रौढ़ावस्था और तीसरी जो अवस्था है वो जिसको डेविस ने नाम दिया है जीर्णावस्था का। ये तीनों अपर्दन की अवस्थाएं हैं, न कि उत्थान की। यहाँ उत्थान समाप्त हो गया तो इन तीनों अवस्थाओं की जो शुरुआत है या इनका जो स्टार्ट है वो यहाँ से शुरुआत माना जाएगा। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से एक समतल मैदान के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से देखिए अब जो 3 जो मानी, यहाँ मैंने इसको नाम देने के लिए दे दिया, चलो ये है ए, ठीक है, ये निचले वक्र को मैंने नाम दिया बै और ये ऊपर वाले वक्र जहाँ समाप्ति हो रही है उत्थान की उसको मैंने नाम दिया से। ये इतनी जो है ए बै से यहाँ तक क्या चल रहा था, अपना उत्थान चल रहा था। अब अपर्दन की जब प्रोसेस होगी तो देखिए अपर्दन की जो पहली अवस्था है, अपर्दन की जो पहली अवस्था है जिसका नाम डेविस ने क्या बताया था, तरुणावस्था माना था, ठीक है। देखिए जो तरुणावस्था होती है
वो अपर्दन चक्र की प्रथम अवस्था या प्रथम दशा मानी जाती है। तरुणावस्था के अंदर क्या होता है कि जो उत्थान है, उत्थान के समाप्त होने के बाद में जो अपर्दन प्रारंभ होता है उसमें जो प्रथम अवस्था है वो तरुणावस्था को माना जाता है। इस अवस्था के अंदर अपर्दन जो है वो सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं माना जाता, या अपर्दन को अपन सर्वाधिक मात्रा में प्रभावशाली कारक यहाँ नहीं मान सकते। ठीक है, अब यहाँ तक की जो प्रोसेस है देखिए, ये जो अपनी जो है अवस्था, इसको अपन नाम देते हैं तरुणावस्था का। तरुणावस्था का नाम क्यों दिया जाता है? देखिए, क्योंकि यहाँ जो अपर्दन है वो कम मात्रा के अंदर हो रहा है। ठीक है, उत्थान समाप्ति के बाद में जब अपर्दन प्रारंभ हुआ है तो अपर्दन यहाँ कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ ए बै से दिया था अपन ने, ये द, ये और ये रे। ठीक है, ए बै से द ये रे, ये हो गया। अब ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था मानी है डेविस ने? ये है तरुणावस्था। ठीक है, अब इसके बाद में किस किस शुरुआत होती है? इसके बाद में शुरुआत होती है अपनी प्रौढ़ावस्था की। ये 2 नंबर की जो अवस्था है जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था जो है वो सेकेंड जो अपर्दन की अवस्था है वो मानी जाती है प्रौढ़ावस्था। इसके अंदर जो अपर्दन होता है वो तरुणावस्था की तुलना के अंदर क्या होता है? अधिक मात्रा में अपर्दन हमें देखने को मिलता है। यहाँ ये हो गई अपनी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ए बै से द ये रे, इसको अपन नाम देख सकते हैं ले, ये व और ये श। ठीक है, अब आगे वाली जो अवस्था है ये है अपनी जीर्णावस्था। जीर्णावस्था के अंदर क्या है कि ये जो जीर्णावस्था के अंदर जो अपर्दन है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है, और जीर्णावस्था के अंदर ही एक जो ऊंचा उठा हुआ भाग था वह बिल्कुल नीचे होता होता अपर्दित होता हुआ एक समतल मैदान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी मैंने बात की थी, ये है अपना ऊपरी कर्व यूसी और ये है अपना निचला कर्व जिसको नाम दिया गया एलसी। यहाँ इसको अपन इंडेक्स में बता सकते हैं कि जो यूसी है उसको अपन नाम देते हैं अपर कर्व या ऊपरी वक्र, जो एलसी है इसको अपन नाम देते हैं लोअर कर्व या निचला वक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डेविस का जो यह भौगोलिक चक्कर है जिसका समापन एक समतल प्राय मैदान तक हो गया था, डेविस ने इस समतल मैदान को पेनी प्लेन का नाम दिया था, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर आपको बताई है कि वहाँ पर जो समतल मैदान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको अपन पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अपर्दन जब पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक है, अपर्दन समाप्त होने के कारण क्या है कि यहाँ पर एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है जिसको डेविस ने क्या नाम दिया है? पेनी प्लेन या समप्राय मैदान का नाम दिया है। पेनी प्लेन की जो ये सामान्य सतह है यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर ऊंचा उठे हुए भाग को ही अपन ने समतल प्राय मैदान के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए कि इस सामान्य सतह के ऊपर जो कठोर चट्टानों के भाग है, ठीक है, कठोर चट्टानों के जो भाग है वो एक जो अपर्दन के अवशेष के रूप में हमें दिखाई देते। अपर्दन हुआ है लेकिन यहाँ कठोर चट्टानों के कुछ भाग अपन को अपर्दन के रूप में या अपर्दन के अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं, जिनको डेविस ने मोनेड नोक का नाम दिया। इस प्रकार से पदार्थ देखने को मिलते हैं जिनको डेविस ने मोनेड नोक का नाम डेविस ने दिया है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। इस प्रकार से इस अवस्था जीर्ण अवस्था के बाद में अपर्दन चक्र की समाप्ति मानी जाती है। ठीक, ये हो गया अपना डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत। अब देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी भूगोलवेता के द्वारा जब कोई सिद्धांत दिया जाता है, ठीक है, कोई भी भूगोलवेता जब किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या किसी भी सिद्धांत को जब देता है कोई भी भूगोलवेता, तो उसकी क्या है कि आलोचना करने वाले होते हैं। अब किसी भी जब कोई सिद्धांत की अगर जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक क्या होगा कि उस सिद्धांत के बारे में जब नया जो सिद्धांत है, नए सिद्धांत का प्रतिपादन तब तक नहीं माना जाता। किसी भी सिद्धांत की जब आलोचना होगी उसी के बाद में उससे संबंधित या दूसरा विद्वान जिसने उस सिद्धांत के विषय में क्या आलोचना की है उसके बारे में वह उस सिद्धांत को अस्वीकार करेगा या वह उसमें क्या परिवर्तन चाहता है, उन परिवर्तनों को लिए हुए वह दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यही डेविस के साथ में भी हुआ। डेविस का जो सिद्धांत है उसकी भी क्या
हुई, आलोचना हुई। और डेविस की जो अपवर्तन चक्र का जो सिद्धांत है इसकी आलोचना किन बिंदुओं के ऊपर की गई, देखिए वो आपको मैं बताता हूँ कि जो जर्मन जो विद्वान है उन्होंने जो डेविस ने जो ये चक्र शब्द का यूज किया था ना, ये चक्र शब्द का यूज, इसको क्या माना है, भ्रामक बताया है कि ये चक्र शब्द बिल्कुल भ्रामक शब्दावली वाला माना जाता है। ठीक है, एक इसकी ये आलोचना की जाती है कि डेविस ने जो उत्थान है, उत्थान की जो अवधि मानी है वो क्या मानी, इसने छोटी मानी है उत्थान की अवधि, जबकि उत्थान का समय जो होता है वो लंबा माना जाता है। इस प्रकार से ये इसकी अपन दूसरी मान सकते हैं। देखिए पहली अपन ने आलोचना की अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर अपन इस प्रकार से कह सकते हैं इसको, देखिए पहली जो आलोचना की अपन बात करते हैं डेविस के सिद्धांत की, तो जो पहली आलोचना है डेविस के सिद्धांत की वो क्या है, पहली आलोचना ये है कि जो चक्र जो नामावली है, चक्र जो नामावली है वो क्या है, भ्रामक है, भ्रम से भरपूर है, भ्रामक माना है। दूसरी जो इसकी आलोचना है वो ये है कि डेविस ने ये माना कि जो उत्थान होता है उसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उत्थान की जो अवधि होती है वो क्या होती है, लंबी मानी जाती है। ये कौन कह रहा है, बाकी के जो विद्वान हैं उन्होंने ऐसा माना है कि डेविस ने छोटी मानी है लेकिन छोटी न होकर लंबी अवधि मानी जाती है। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु अपन मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी आलोचना है वो ये मानी गई है कि डेविस ये मानता था कि अपवर्तन जो होता है वो उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई डेविस जो है उसने ये बताया था कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता तब तक अपवर्तन की प्रोसेस या अपवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती। लेकिन दूसरे जो विद्वान है उनका ये मानना है कि जो अपवर्तन होता है वो कभी भी उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, अब अगली जो इसकी आलोचना है वो ये मानी गई है कि डेविस का ये मानना था कि जो स्थलखंड का जो उत्थान है वो पूर्ण हो जाने पर लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहता है, जो कि मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। भाई जो इसके अलावा जो शोरले है, स्टोलर है, पेंक है आदि ने सिद्धांत को क्या है कि पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, लेकिन उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी या उपयुक्त आलोचनाएं जो मैंने बताई है उनकी उपरांत भी डेविस का जो भौगोलिक सिद्धांत है वो स्थल रूपों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी डेविस के अपवर्तन चक्र की। इससे आगे अपन को पेंक के अपवर्तन चक्र की बात करनी है, जिसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।